दोस्तों, आज की कहानी है औरत की मर्यादा। तो कहानी को सुनते सुनते वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखा रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी कहानियाँ आप सुन सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देर रात गए घर के सारे कामों से फुर्सत मिलने पर जब रोहिणी अपने कमरे में जाने लगी तभी उसे याद आया कि वह छत से सूखे हुए कपड़े लाना तो भूल ही गई है। बारिश का मौसम था, आसमान साफ था, तो उसने कपड़ों के अलावा घर भर की चादरें भी धोकर छत पर सूखने डाल दी थी। थकान की वजह से एक बार तो मन हुआ कि सुबह ले आऊँगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि अगर रात में कहीं बारिश हो गई तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। फिर रोहिणी छत पर चली गई। वह कपड़े उठा ही रही थी कि छत के कोने से उसे किसी के बात करने की धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दी। रोहिणी आवाज़ की दिशा में बढ़ी। दाईं ओर के कमरे के सामने वाली छत पर मुंडेर से सट कर खड़ा हुआ कोई फ़ोन पर धीमी आवाज़ में बातें कर रहा था। बीच बीच में हंसने की आवाज़ भी आ रही थी। बातें करने वाले की रोहिणी की ओर पीठ थी, इसलिए उसे रोहिणी के आने का आभास नहीं हुआ। मगर रोहिणी समझ गई कि यह कौन है। रोहिणी 3-4 महीनों से निशा के रंग ढंग देख रही थी। वह हर समय मोबाइल से चिपकी या तो बातें करती रहती या मैसेज भेजती रहती। कॉलेज से आकर वह कमरे में घुसकर बातें करती रहती और रात का खाना खाने के बाद जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती वह छत पर भाग जाती और फिर घंटे भर बाद वापस आती। रोहिणी के पूछने पर बहाना बना देती कि सहेली का फ़ोन था या पढ़ाई के बारे में बातें कर रही थी। लेकिन रोहिणी इतनी नादान नहीं है कि वह सच न समझ पाए। वह अच्छी तरह जानती थी कि निशा फ़ोन पर लड़कों से बातें करती है, वह भी एक लड़के से नहीं कई लड़कों से। निशा, इतनी रात गए यहाँ अंधेरे में क्या कर रही हो? चलो नीचे चलो। रोहिणी की कठोर आवाज़ सुनकर निशा ने चौंक कर पीछे देखा। चल यार, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय, कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया और बिना रोहिणी की ओर देखे नीचे जाने लगी। तुम तो 1-1.5 घंटा पहले छत पर आई थी निशा, तब से यही हो? किससे बातें कर रही थी इतनी देर तक? रोहिणी ने डपट कर पूछा। निशा बिफर कर बोली, अब आपको क्या अपने हर फ़ोन कॉल की जानकारी देनी पड़ेगी चाची? आप क्यों हर समय मेरी पहरेदारी करती रहती हैं? किसने कहा है आपसे? मेरा दोस्त है, उससे बातें कर रही थी। निशा, बड़ों से बातें करने की भी तमीज़ नहीं रही अब तुम्हें। मैं तुम्हारे भले के लिए ही तुम्हें टोकती हूँ। रोहिणी गुस्से से बोली। मेरा भला बुरा सोचने के लिए मेरी माँ है। सच तो यह है कि आप मुझसे जलती हैं। आपकी बेटी मेरे जितनी सुंदर नहीं है, उसका मेरे जैसा बड़ा सर्किल नहीं है, दोस्त नहीं है। इसीलिए मेरे फ़ोन कॉल से आपको जलन होती है। निशा कठोर स्वर में बोलकर बुदबुदाती हुई नीचे चली गई। कपड़ों को हाथ में लिए हुए रोहिणी स्तब्ध सी खड़ी रह गई। उसकी गोद में पली लड़की उसे ही उल्टा सीधा सुना गई। रोहिणी की बेटी ऋचा निशा से कई गुना सुंदर है, लेकिन हर समय सादगी से रहती है और पढ़ाई में लगी रहती है। रोहिणी बचपन से ही उसे समझाती आई है और ऋचा ने बचपन से लेकर आज तक उसकी बताई बात का पालन किया है। वह अपने आसपास फालतू भीड़ इकट्ठा करने में विश्वास नहीं करती, तभी तो हर साल स्कूल और कॉलेज में टॉप करती है। लेकिन निशा संस्कार और गुणों पर ध्यान न देकर हर समय दोस्तों व सहेलियों से घिरे रहना पसंद करती है। तारीफ पाने के लिए लेटेस्ट फैशन के कपड़े, मेकअप, बस यही उसका प्रिय शगल है और इसी में वह अपनी सफलता समझती है। तभी तो ऋचा से 2 साल बड़ी होने के बावजूद भी उसी की क्लास में है। नीचे जाकर रोहिणी ने ऋचा के कमरे में झांक कर देखा। ऋचा पढ़ रही थी।
क्योंकि वह पीएससी की तैयारी कर रही थी। रोहिणी ने अंदर जाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और अपने कमरे में आ गई। जिंदगी में हर बात का एक नियत समय होता है। समय निकल जाने के बाद सिवा पछतावे के कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए जीवन में अपने लक्ष्य और प्राथमिकताएं तय कर लेना और उन्हीं के अनुसार प्रयत्न करना, यही समझाया था रोहिणी ने ऋचा को हमेशा। और उसे खुशी थी कि उसकी बेटी ने जीवन का ध्येय चुनने में समझदारी दिखाई है। पूरी उम्मीद है कि ऋचा अपने लक्ष्य प्राप्ति में अवश्य सफल होगी। अगले दिन ऋचा और निशा के कॉलेज जाने के बाद रोहिणी अपनी जेठानी से बोली कि निशा आजकल रोज घंटों फ़ोन पर अलग अलग लड़कों से बातें करती है, आप ज़रा उसे समझाइए। लेकिन बदले में जेठानी का जवाब सुनकर वह अवाक रह गई। करने दे रे, यही तो दिन है उसके हंसने खेलने के। बाद में तो उसे हमारी तरह शादी की चक्की में ही पिसना है। बस बातें ही तो कर रही है ना। और वैसे भी सभी लड़के एक से एक अमीर खानदान से हैं। रोहिणी को समझते देर नहीं लगी कि जेठानी की मंशा क्या है। वैसे भी उन्होंने निशा को ऐसे ढांचे में ही ढाला है कि अमीर खानदान में शादी करके ऐश से रहना ही उसका एकमात्र ध्येय है। अमीर परिवार के इतने लड़कों में से वह एक मुर्गा तो फंसा ही लेगी। रोहिणी को जेठानी की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसने समझ लिया कि उनसे और निशा से कुछ भी कहना सुनना बेकार है। वह ऋचा को उन दोनों से भरसक दूर रखने का प्रयत्न करती। वह नहीं चाहती थी कि ऋचा का ध्यान इन बातों पर जाए। कई महीनों तक रोहिणी ऋचा की पढ़ाई को लेकर व्यस्त रही। उसने निशा को टोकना छोड़ दिया और अपना सारा ध्यान ऋचा पर केंद्रित कर लिया। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। रोहिणी अच्छी तरह समझती थी कि बेटी को अच्छे संस्कार देकर बड़ा करना और बुरी सोहबत से बचा कर रखना एक माँ का फर्ज होता है। एक दिन रोहिणी ने निशा के हाथ में बहुत महंगा मोबाइल देखा तो उसका माथा ठनका। निशा और उसकी माँ की आपसी बातचीत से पता चला कि कुछ दिन पहले किसी हिमेश नामक लड़के से निशा की दोस्ती हुई है और उसी ने निशा को यह मोबाइल उपहार में दिया है। जेठानी रोहिणी की ओर कटाक्ष करके कहने लगी कि लड़का आईएएस है, खानदान भी बहुत ऊंचा और अमीर है। निशा की तो लॉटरी खुल गई, अब तो यह सरकारी अफसर की पत्नी बनेगी। रोहिणी को इस बात पर बड़ी चिंता हुई। कुछ ही दिनों की दोस्ती पर कोई किसी पर इतना पैसा खर्च कर सकता है, यह बात उसके गले नहीं उतर रही थी। उसने अपने पति नीरज से बात की तो नीरज ने कहा, मैं भी धीरज भैया को कह चुका हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो वे भाभी और बेटी के सामने खामोश रहते हैं। तुम जबरन तनाव मत पालो, ऋचा पर ध्यान दो। जब उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता नहीं है तो हम क्यों करें। समझाना हमारा काम था, हमने कर दिया। रोहिणी को नीरज की बात ठीक लगी। उसने तो निशा को भी अपनी बेटी समान ही समझा। पर अब जब माँ बेटी दोनों अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं तो वह भी क्या करे। अगले कुछ महीनों में तो निशा अक्सर हिमेश के साथ घूमने जाने लगी। कई बार रात में पार्टियां अटेंड करके देर से घर आती। उसके कपड़ों से महंगे विदेशी परफ्यूम की खुशबू आती। कपड़े दिन पर दिन कीमती होते जा रहे थे। रोहिणी ने कभी ऋचा और निशा में भेद नहीं किया था, इसलिए उसके भविष्य के बारे में सोचकर उसके मन में भय की लहर दौड़ जाती। पर वह मन महसूस कर मर्यादा का अंश अंश टूटता देखती रहती। घर में दो विपरीत धाराएं बह रही थी। ऋचा सारे समय अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती और निशा सारे समय हिमेश के साथ अपने सुनहरे भविष्य के सपनों में खोई रहती। उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। उसके सुंदर दिखने के उपायों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी। वह ऋचा और रोहिणी को ऐसे हे दृष्टि से देखती थी मानो हिमेश का सारा पैसा और पद उसी का हो। ऋचा के बीए फाइनल और पीएससी प्रीलिम्स के इम्तहान हो गए।
आखिरी पेपर देकर आने के तुरंत बाद ही वह अन्य परीक्षा की तैयारियों में जुट गई। उसकी दृढ़ता और विश्वास देखकर रोहिणी और नीरज भी आश्वस्त थे कि वह पीएससी की परीक्षा में जरूर सफल हो जाएगी। और वह दिन भी आ गया जब रोहिणी और नीरज के चेहरे खिल गए, उनके संस्कार जीत गए। ऋचा की मेहनत सफल हो गई, वह प्रीलिम्स परीक्षा पास कर गई और साथ ही बीए में पूरे विश्वविद्यालय में अव्वल रही। लेकिन इस खुशी के मौके पर घर में एक तनावपूर्ण घटना घट गई। निशा रात में हिमेश के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में गई। घर में वह यही बात कहकर गई कि हिमेश ने बहुत से फ्रेंड्स को होटल में इनवाइट किया है, खाना पीना होगा और वह 11 बजे तक घर वापस आ जाएगी। लेकिन जब 12 बजे तक निशा घर नहीं आई तो घर में चिंता होने लगी। वह मोबाइल भी रिसीव नहीं कर रही थी। रात के 2 बजे तक उसकी सारी सहेलियों के घर पर फ़ोन किया जा चुका था, पर उनमें से किसी को भी हिमेश ने आमंत्रित नहीं किया था। जिस होटल का नाम निशा ने बताया था, नीरज वहां गया तो पता चला कि ऐसी कोई बर्थडे पार्टी वहां थी ही नहीं। गंभीर दुर्घटना की आशंका से सबका दिल धड़कने लगा। रोहिणी जेठानी को तसल्ली दे रही थी, पर उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वे रोहिणी से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। सुबह 4 बजे जब वे लोग पुलिस में रिपोर्ट करने की सोच रहे थे कि तभी एक गाड़ी तेजी से आकर दरवाजे पर रुकी और तेजी से चली गई। कुछ ही पलों बाद निशा अस्त व्यस्त और बुरी हालत में घर आई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी कहानी सुनकर धीरज और उसकी पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। रोहिणी और नीरज अफसोस से भर उठे। बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर हिमेश निशा को एक दोस्त के फार्म हाउस में ले गया। वहां उसके कुछ अधिकारी आए हुए थे। उसने निशा से उन्हें खुश करने को कहा। मना करने पर वह गुस्से से चिल्लाया कि महंगे उपहार मैंने मुफ्त में नहीं दिए, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उपहार लेते समय तो हाथ बढ़ाकर सब बटोर लिया और अब ढोंग कर रही हो। और फिर पता नहीं उसने निशा को क्या पिला दिया कि उसके हाथ पांव बेदम हो गए। और फिर कहाँ तो निशा उसकी पत्नी बनने का सपना देख रही थी और हिमेश ने उसे क्या बना दिया। हिमेश ने धमकी दी थी कि किसी को बताया तो रोहिणी सोचने लगी, अगर मर्यादा का पहला अंश भंग करने से पहले ही निशा सचेत हो जाती तो आज अपनी मर्यादा खो कर न आती। निशा के कानों में रोहिणी के शब्द गूंज रहे थे जो उन्होंने एक बार उससे कहे थे कि मर्यादा भंग करते जाने का साहस ही हम में सारी सीमाएं तोड़ डालने का दुस्साहस भर देता है। वाकई एक एक कदम बिना सोचे समझे अनजानी राह पर कदम बढ़ाती वह आज गड्ढे में गिर गई थी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।